नमस्कार। आज हम एक कहानी के जरिए भारत के गांवों की आर्थिक धड़कन को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी है पालमपुर नाम के एक काल्पनिक गांव की। और ये हमें उत्पादन, खेती, मतलब गांव के जीवन की कई परतें खोलकर दिखाएगी। हाँ बिल्कुल। ये चर्चा आधारित है अर्थशास्त्र की एक पाठ्यपुस्तक के अंश पर, जिसमें ये पालमपुर का उदाहरण दिया गया है। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि इसके जरिए उन बुनियादी सवालों को समझना है जो गांव की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। मतलब चीजें बनती कैसे हैं, कौन से संसाधन लगते हैं, खेती की क्या चुनौतियां हैं, और क्या खेती के अलावा भी गांव में कमाई के रास्ते हैं। और ये समझना खास तौर पे जरूरी है, मैं कहूंगी, उन लोगों के लिए जो सिविल सेवा परीक्षा जैसे यूपीएससी है या राज्य पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कक्षा 9 में अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। हाँ, उनके लिए तो ये बेसिक्स हैं। बिल्कुल। पालमपुर की कहानी ना ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भूमि वितरण, श्रम, पूंजी और जो ये आधुनिक खेती आई उसके असर जैसे कई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर दिखाती है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव को समझने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। तो चलिए फिर इस मॉडल गांव पालमपुर में झांकते हैं। सबसे पहले तो ये गांव है कैसा? मतलब सिर्फ खेत और झोपड़ियां या कुछ और भी है वहाँ? देखिए, पालमपुर को आप ऐसा सोचिए जैसे पश्चिमी यूपी का कोई ठीक ठाक विकसित सा गांव हो। अच्छा। हाँ, और खास बात है वहाँ की कनेक्टिविटी। पास में रायगंज नाम का बड़ा गांव है, शाहपुर नाम का कस्बा है, और पालमपुर इन दोनों से एक अच्छी पक्की सड़क से जुड़ा है। हर मौसम में चलने वाली सड़क। तो आना जाना आसान है। बहुत। और इस सड़क पर आपको सब मिलेगा, पारंपरिक बैलगाड़ी, तांगे से लेकर मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक सब चलते हैं। ये जो अच्छी कनेक्टिविटी है ना, ये गांव के आर्थिक जीवन की आप कह सकती हैं लाइफलाइन है। और बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, स्कूल, ये सब कैसा है? सुविधाएं भी काफी बेहतर है उस हिसाब से। ज्यादातर घरों में बिजली है और वो भी काफी पहले आ गई थी। अच्छा, इसका कुछ फायदा हुआ होगा? हाँ, इसका बड़ा असर पड़ा सिंचाई पर, क्योंकि बिजली से नलकूप मतलब ट्यूबवेल चलाना आसान हो गया। गांव में 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक हाई स्कूल भी है, एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है और एक प्राइवेट दवाखाना भी है। तो ये दिखाता है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर गांव की गतिविधियों को कैसे सहारा देता है। लेकिन गांव का समाज कैसा है? क्या सब एक जैसे हैं या वहां भी फर्क है? नहीं, फर्क तो साफ दिखता है। सामाजिक और आर्थिक असमानता है। गांव में करीब 450 परिवार हैं, अलग अलग जातियों के। लगभग 80 परिवार ऊंची जाति के हैं, जिनके पास गांव की ज्यादातर जमीन है। उनके घर भी पक्के हैं, बड़े हैं। वहीं आबादी का करीब 1/3 हिस्सा अनुसूचित जाति मतलब दलित समुदाय का है। ये लोग गांव के एक कोने में रहते हैं, छोटे घरों में, कच्चे घरों में। तो जमीन का बंटवारा बराबर नहीं है? बिल्कुल नहीं। और ये असमान बंटवारा आगे हमारी चर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरेगा। ठीक है, तो ये गांव की एक मोटी मोटी तस्वीर बन गई। अब आते हैं मुद्दे पर, उत्पादन। मतलब कोई भी चीज, चाहे गांव हो या शहर, बनती कैसे है? क्या चाहिए होता है इसके लिए? देखिए, उत्पादन का सीधा सा मतलब है हमारी जरूरत की चीजें और सेवाएं बनाना। ठीक है। और इसके लिए 4 मुख्य चीजों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम अर्थशास्त्र में उत्पादन के कारक कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, 4 कारक। पहला क्या है? सबसे पहला और सबसे बुनियादी है भूमि, लैंड। और इसमें सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं आता? अच्छा, प्रकृति से मिलने वाले सारे संसाधन, पानी, जंगल, खनिज, सब कुछ भूमि में ही गिना जाता है। ठीक है, जमीन और प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा है श्रम, लेबर, यानी काम करने वाले लोग। अब कुछ कामों के लिए दिमागी मेहनत और हुनर चाहिए, जैसे कोई पढ़ा लिखा वर्कर हो। कुछ के लिए शारीरिक मेहनत, जैसे खेत मजदूर। समझ गया, भूमि, श्रम। तीसरा आपने कहा था पूंजी, ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, तीसरा है भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल। इसके भी 2 हिस्से हैं। 2 हिस्से? हाँ, एक है स्थायी पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल। इसमें आते हैं औजार, मशीनें, इमारतें। ये वो चीजें हैं जो उत्पादन में कई साल तक इस्तेमाल होते हैं। जैसे किसान का ट्रैक्टर या फैक्ट्री की मशीन। हाँ बिल्कुल। या कंप्यूटर, जनरेटर। ये हो गई स्थायी पूंजी। दूसरा हिस्सा है कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। इसमें आता है कच्चा माल और हाथ में पैसा, नकदी। कच्चा माल मतलब? जैसे कपड़ा बनाने वाले के लिए धागा या कुम्हार के लिए मिट्टी, और नकदी चाहिए होती है मजदूरी देने के लिए या और कच्चा माल खरीदने के लिए। ये पूंजी उत्पादन प्रक्रिया में मतलब काम के दौरान
खत्म हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है। अच्छा, तो स्थायी पूंजी लंबे समय तक चलती है, जी कार्यशील पूंजी काम में लग जाती है। जी। ठीक है। और वो चौथा कारक क्या था? चौथा और शायद आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण, वो है मानव पूंजी। मानव पूंजी मतलब? ये है ज्ञान, कौशल और उद्यमशीलता। मतलब वो काबिलियत जो बाकी तीनों कारकों भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ लाकर कुछ उपयोगी बना सकें। इसके बिना बाकी सब संसाधन बेकार है ना? कोई तो चाहिए जो इन सबको मिलाकर उत्पादन का काम शुरू करे, उसे चलाए। बिल्कुल। तो ये 4 स्तंभ हो गए: भूमि, श्रम, पूंजी और मानव पूंजी। ठीक है। अब देखते हैं कि पालमपुर की जो मुख्य गतिविधि है, यानी खेती, उसमें ये चारों कैसे काम करते हैं। आपने बताया था कि 75% लोग खेती पर निर्भर हैं। हाँ। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल खेती पालमपुर की रीढ़ है। बिल्कुल। लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, वो ये कि भूमि स्थिर है। लैंड इज फिक्स्ड। मतलब ये कि गांव में खेती के लायक जो जमीन है वो 1960 के बाद से बड़ी नहीं है, वो उतनी ही है। जितनी जमीन थी उसी पर अब ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने का दबाव है। और यहाँ जमीन को हेक्टेयर में मापते हैं। 1 हेक्टेयर मतलब करीब 2.5 एकड़। तो जमीन बढ़ नहीं सकती। फिर उसी जमीन से ज्यादा फसल कैसे उगाते हैं पालमपुर के किसान? क्या तरीके अपनाते हैं वो? इसके 2 मुख्य तरीके पालमपुर में हमें दिखते हैं। पहला है बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली। हाँ, यानी साल में एक ही खेत पर एक के बाद एक अलग अलग फसलें उगाना। जमीन को खाली नहीं छोड़ना। जैसे बरसात, खरीफ में ज्वार बाजरा उगा लिया जो पशुओं के चारे के काम आता है। फिर अक्टूबर दिसंबर में आलू लगा लिए और फिर सर्दी रबी में गेहूं बो दिया। कुछ हिस्से में गन्ना भी लगाते हैं जो साल भर रहता है। अरे वाह, मतलब एक ही खेत से साल में 3 फसलें। ये मुमकिन कैसे हुआ? पानी वगैरह की दिक्कत नहीं होती? यही तो बात है। इसका बड़ा कारण है वहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था। मैंने बताया था ना, बिजली जल्दी आ गई थी। हाँ। उससे नलकूप लगाना संभव हुआ। ट्यूबवेल से ज्यादा बड़े इलाके की सिंचाई हो सकती है, वो भी जब चाहें तब। पहले तो पारंपरिक तरीके थे जैसे रहट, पर्शियन व्हील, उनसे कम ही सिंचाई हो पाती थी। पालमपुर का लगभग पूरा मतलब करीब 200 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र सिंचित है, जबकि भारत का औसत देखें तो 40% से भी कम खेती वाली जमीन पर सिंचाई की पक्की व्यवस्था है। बाकी सब बारिश पर निर्भर है। अच्छा, तो सिंचाई ने बड़ा फर्क डाला। और दूसरा तरीका क्या था? शायद कुछ टेक्नोलॉजी वाला? हाँ बिल्कुल। दूसरा तरीका है आधुनिक कृषि विधियां, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। इसे हम आमतौर पर हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। हाँ, हरित क्रांति सुना है। ये 1960 के दशक के आखिर में आई थी। इसमें मुख्य रूप से ज्यादा उपज देने वाली बीज, जिन्हें HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज कहते हैं, उनका इस्तेमाल शुरू हुआ, खासकर गेहूं और चावल के लिए। लेकिन ये HYV बीज, इनकी कुछ खास जरूरतें भी थी शायद। ये पारंपरिक बीजों से अलग थे। हाँ बिल्कुल अलग थे। इन बीजों से ज्यादा पैदावार लेने के लिए ज्यादा पानी चाहिए था। साथ ही रासायनिक खाद और कीटनाशकों की भी जरूरत पड़ती थी। पारंपरिक बीजों को इनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। वो कम पानी खाद में भी ठीक ठाक उपज दे देते थे। तो पालमपुर में जब ये HYV बीज आए, रासायनिक खाद आई, तो नतीजा क्या निकला? क्या वाकई उपज बढ़ी? नतीजा तो कह सकते हैं चौंकाने वाला था, खासकर गेहूं में, जहां पारंपरिक बीजों से उपज करीब 1300 किलो प्रति हेक्टेयर होती थी। वहीं HYV बीजों से ये बढ़कर 3200 किलो प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गए। 3200 किलो? ये तो लगभग 2.5 गुना ज्यादा हो गया। हाँ, इसीलिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के किसानों ने इसे सबसे पहले अपनाया। पालमपुर में भी किसानों ने नलकूप लगवाए, HYV बीज इस्तेमाल किए, रासायनिक खाद डाली, कीटनाशक डाले, ट्रैक्टर और थ्रेशर जैसी मशीनों से जुताई और कटाई भी तेज हो गई। ये तो कमाल की बात है। मतलब किसानों की पैदावार बढ़ गई, उनकी आमदनी बढ़ी होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ भी खेती में खर्चा बढ़ गया होगा। ज्यादा पानी, ज्यादा खाद, महंगे बीज, फिर मशीनें, इन सब के लिए पैसा चाहिए। मतलब वो जो आपने कहा था कार्यशील पूंजी, उसकी जरूरत बढ़ गई होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आधुनिक खेती पारंपरिक खेती से ज्यादा खर्चीली है। और यहीं से एक और अहम सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारी जमीन, हमारे प्राकृतिक संसाधन ये सब सह पाएंगे, ये दबाव झेल पाएंगे? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। इतनी रासायनिक खाद डालना, इतने कीटनाशक और ट्यूबवेल से इतना पानी निकालना, इसका जमीन पर, पर्यावरण पर क्या असर हो रहा है? असर चिंताजनक है।
वैज्ञानिक रिपोर्टें यही बताती हैं कि रासायनिक खादों के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता, उसकी सेहत कम हो रही है। ऐसा क्यों? खाद तो उपज बढ़ाती है ना? वो शुरू में बढ़ाती है, लेकिन लंबे समय में ये मिट्टी में जो प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं, जो फायदेमंद सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको खत्म कर देती है। मिट्टी बेजान होने लगती है और नलकूपों से जो हम लगातार पानी निकाल रहे हैं, उससे भूजल स्तर मतलब जमीन के नीचे का पानी वो लगातार नीचे जा रहा है। ये संसाधन बनने में सालों लगते हैं, पर हम इन्हें बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं। पंजाब इसका एक बड़ा उदाहरण है। वहां अब मिट्टी की सेहत इतनी बिगड़ गई है कि उतनी ही उपज लेने के लिए किसानों को पहले से ज्यादा खाद डालनी पड़ रही है। मतलब लागत बढ़ती जा रही है। ये टिकाऊ विकास नहीं है। तो एक तरफ तो उपज बढ़ी, जो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है और लागत भी बढ़ रही है। मुश्किल स्थिति है। अब वापस आते हैं उस असमानता वाले मुद्दे पर जो आपने शुरू में उठाया था, जमीन का बंटवारा। क्या पालमपुर में सभी किसानों के पास बराबर जमीन है या वहां भी फर्क है? बिल्कुल नहीं। जमीन का बंटवारा बहुत ही असमान है। जैसा मैंने कहा था, कुल 450 परिवार हैं गांव में। हाँ। दलित परिवार हैं। फिर करीब 240 परिवार ऐसे हैं जो छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 2 हेक्टेयर से कम मतलब करीब 5 एकड़ से कम। इतने में गुजारा हो जाता है, खासकर अगर परिवार बड़ा हो? बहुत मुश्किल से होता है। किताब में गोविंद नाम के किसान की कहानी है जो यही दिखाती है। उसके पास 2.25 हेक्टेयर जमीन थी और 3 बेटे थे। जब गोविंद की मृत्यु हुई तो वो जमीन तीनों बेटों में बराबर बंटी। तो हर एक के हिस्से में कितनी आई? सिर्फ 0.75 हेक्टेयर, 1.25 एकड़ से भी कम। अब इतनी कम जमीन पर चाहे वो कितनी भी आधुनिक खेती कर लें, पूरे साल का गुजारा नहीं चलता। उन्हें मजदूरी भी करनी पड़ती है। ये भूमि विखंडन मतलब जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाने की समस्या भारत के गांव की एक बड़ी सच्चाई है। और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ गांव में 60 परिवार ऐसे हैं जो मझोले या बड़े किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। कुछ बड़े किसान तो ऐसे भी हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे भी ज्यादा जमीन है। गांव की जो कुल खेती की जमीन है, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा इन्हीं बड़े किसानों के कब्जे में है। और ये जो असमानता है ना, ये यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करने वालों के लिए भूमि सुधार, ग्रामीण गरीबी जैसे टॉपिक से सीधे जुड़ती है। ये सिर्फ पालमपुर की कहानी नहीं, पूरे भारत की कहानी है। समझ गया। तो जमीन का बंटवारा बहुत असमान है। अब अगला सवाल, इस जमीन पर मेहनत कौन करता है? श्रम कहाँ से आता है? देखिए, जो छोटे किसान हैं जिनके पास कम जमीन है, वो तो ज्यादातर अपने परिवार के साथ खुद ही खेती का सारा काम कर लेते हैं। हाँ, घर के लोग ही लग जाते होंगे। बिल्कुल। लेकिन जो मझोले और बड़े किसान हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है, उन्हें बाहर से मजदूर रखने पड़ते हैं। ये खेती और मजदूर कहाँ से आते हैं? ये या तो उन भूमिहीन परिवारों से होते हैं जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। अच्छा। या फिर उन छोटे किसान परिवारों से जिनकी जमीन इतनी कम है कि उससे गुजारा नहीं होता, तो उन्हें दूसरों के खेतों पर भी काम करना पड़ता है। इन मजदूरों को क्या मिलता है काम के बदले? क्या उनकी स्थिति अच्छी है? उन्हें काम के बदले मजदूरी मिलती है। या तो नकद पैसा मिलता है या कभी-कभी अनाज के रूप में भी दे देते हैं। फसल पर उनका कोई हक नहीं होता, सिर्फ मजदूरी मिलती है। और मजदूरी कितनी मिलती है? क्या ये फिक्स होती है? नहीं, मजदूरी भी फिक्स नहीं होती। ये अलग-अलग होती है। किस इलाके में काम कर रहे हैं, कौन सी फसल है, जैसे कटाई में ज्यादा मिलती है, निराई में कम, क्या काम कर रहे हैं, इस सब पर निर्भर करता है। और रोज काम मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। कभी रोज की मजदूरी पर काम मिलता है, कभी किसी खास काम के लिए, जैसे सिर्फ कटाई के लिए रख लिया, या कभी-कभी साल भर के लिए भी रख लेते हैं। किताब में डाला और रामकली नाम के मजदूरों की बातचीत का जिक्र है। वो पढ़कर तो लगता है कि हालत काफी खराब है। डाला बता रहा है कि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय की है 300 रुपए रोज। मार्च 2019 का रेट है ये, लेकिन उसे गांव में सिर्फ 160 ही रुपए मिलते हैं। इतना कम क्यों? बिल्कुल, ऐसा इसलिए है क्योंकि गांव में काम करने वाले लोग ज्यादा हैं और खेती में काम सीमित है। मतलब मजदूरों के बीच काम पाने के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। अच्छा, सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए जमींदार या बड़े किसान कम मजदूरी पर भी मजदूर रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग मजबूरी में काम करने को तैयार हो जाएंगे। ये खेतीहल मजदूर गांव के सबसे गरीब लोगों में से होते हैं
और इसी गरीबी और काम की कमी की वजह से बहुत से लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ या दूसरे राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा में काम की तलाश में पलायन करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो हमने देखा कि जमीन आसमान बंटी है, श्रम सस्ता है क्योंकि सप्लाई ज्यादा है और लोगों में काम पाने की होड़ है। अब आते हैं तीसरे कारक पर, पूंजी। खासकर ये जो आधुनिक खेती है जिसमें ज्यादा खर्चा है, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? क्या छोटे किसान आसानी से बैंक से लोन ले पाते हैं? यहीं पर छोटे और बड़े किसानों के बीच का फासला और गहरा हो जाता है। छोटे किसानों को पैसा उधार लेना पड़ता है क्योंकि उनके पास अपनी बचत ज़्यादा नहीं होती। और वो उधार कहाँ से लेते हैं? ज़्यादातर या तो गांव के बड़े किसानों से या साहूकारों से या फिर उन व्यापारियों से जो खाद बीज वगैरह बेचते हैं। बैंक तक उनकी पहुंच अक्सर मुश्किल होती है। और ये जो गांव के बड़े किसान या साहूकार हैं, ये कर्ज सस्ता तो नहीं देते होंगे? बिल्कुल नहीं, ब्याज की दरें बहुत ऊंची होती हैं। किताब में सविता नाम की एक छोटी किसान की कहानी है जो बहुत कुछ साफ कर देती है। हाँ, बताइए। सविता के पास 1 हेक्टेयर जमीन है। उसे गेहूं उगाने के लिए बीज, खाद, पानी के लिए 3,000 रुपए की जरूरत थी। मतलब कार्यशील पूंजी चाहिए थी। उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो गांव के एक बड़े किसान तेजपाल सिंह के पास गई कर्ज लेने। तेजपाल सिंह ने उसे कर्ज देने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन शर्तें देखिए। ब्याज लगेगा 24% का, वो भी सिर्फ 4 महीने के लिए। 24%? ये तो बहुत ज्यादा है। बैंकों से तो 8-10% पर मिल जाता है। हाँ, और यही नहीं, तेजपाल ने एक और शर्त रखी कि जब फसल कटेगी तो सविता को उसके खेत में काम करना होगा और मजदूरी मिलेगी सिर्फ 100 रुपए रोज, जबकि उस समय मजदूरी ज्यादा होती है। अरे बाप रे, ये तो दोहरा शोषण हो गया। ऊंचा ब्याज भी दो और कम मजदूरी पर काम भी करो। बिल्कुल। सविता जानती थी कि ये बहुत मुश्किल शर्तें हैं, लेकिन उसे कर्ज की जरूरत थी तो उसे माननी पड़ी। आप सोच सकते हैं कि ऐसे ऊंचे ब्याज वाले कर्ज को चुकाना इन छोटे किसानों के लिए कितना मुश्किल होता होगा। कई बार वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। और तेजपाल सिंह जैसे बड़े किसान, उन्हें पैसा कहाँ से मिलता है खेती के लिए? उन्हें कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती ज्यादातर। उनकी खेती से ही इतनी उपज होती है, इतनी बचत, सेविंग हो जाती है कि वो अगले सीजन की खेती के लिए पूंजी आराम से जुटा लेते हैं। तेजपाल सिंह अपनी बचत बैंक में रखता है। उसी पैसे से वो सविता जैसे छोटे किसानों को ऊंचे ब्याज पर उधार भी देता है और अपने खेती के लिए बीज, खाद, दवाइयां खरीदने के लिए भी पैसा रखता है। बल्कि वो तो इस साल अपनी बचत से एक और ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहा है। ट्रैक्टर क्या है? स्थायी पूंजी। तो ये तो साफ दिख रहा है कि बड़े किसान बचत करके और अमीर हो रहे हैं और छोटे किसान कर्ज में फंस रहे हैं। इससे एक और बात साफ होती है कि फसल उगने के बाद उसका होता क्या है। क्या सब किसान अपनी फसल बेच पाते हैं बाजार में? देखिए, किसान फसल उगाते हैं तो पहले अपने परिवार के खाने के लिए, साल भर की जरूरत के लिए अनाज रख लेते हैं। हाँ, वो तो जरूरी है। उसके बाद जो अतिरिक्त फसल बचती है उसे अधिशेष कहते हैं और इसी अधिशेष को किसान बाजार में बेचते हैं। लेकिन अब सोचिए, सविता या गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसान जिनके पास जमीन ही बहुत कम है, उनकी उपज भी कम होती है, तो परिवार की जरूरत पूरी करने के बाद उनके पास बेचने के लिए या तो कुछ बचता ही नहीं या बहुत ही कम बचता है। तो मतलब वो बाजार में बेचने के लिए ज्यादा कुछ ला ही नहीं पाते। बिल्कुल। तो बाजार में अनाज कौन लाता है? वही मझोले और बड़े किसान। हाँ, मुख्य रूप से मझोले और बड़े किसान ही अपना अधिशेष अनाज मंडी में बेचने लाते हैं। जैसे वो तेजपाल सिंह है, उसके पास अपनी सारी जमीन से गेहूं का अधिशेष कितना था? 350 क्विंटल। 350 क्विंटल, बहुत ज्यादा। हाँ, वो इसे पास की रायगंज मंडी में ले जाकर बेचता है। वहां व्यापारी होते हैं जो ये अनाज खरीद लेते हैं और फिर इसे शहरों के दुकानदारों को बेचते हैं। इसी बिक्री से जो पैसा आता है उसी से बड़े किसान बचत करते हैं, अगली फसल के लिए पूंजी जुटाते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं और अमीर होते जाते हैं, जबकि छोटे किसान कम उपज और कर्ज के चक्कर में ही फंसे रह जाते हैं। ये तो खेती की पूरी तस्वीर हुई। तरक्की भी है, चुनौतियां भी हैं और गहरी असमानता भी। लेकिन क्या पालमपुर में सब लोग सिर्फ खेती ही करते हैं? आपने शुरू में कहा था कि करीब 25% लोग गैर कृषि कामों में लगे हैं। वो क्या करते हैं? हाँ, ये भी एक जरूरी पहलू है। हालांकि खेती मुख्य काम है, पर खेती के अलावा भी कुछ और गतिविधियां गांव में होती हैं और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खेती पर जो इतना बोझ है उसे थोड़ा कम करती हैं।
लोगों को कमाई का दूसरा जरिया देती हैं। जैसे कि क्या-क्या काम होते हैं खेती के अलावा? एक तो काफी आम काम है डेयरी का। गांव में कई लोग भैंस पालते हैं, उन्हें चारा खिलाते हैं, दूध निकालते हैं और पास के बड़े गांव रायगंज में बेच आते हैं। रायगंज में शाहपुर कस्बे के 2 व्यापारियों ने दूध इकट्ठा करने और उसे ठंडा रखने के चिलिंग सेंटर भी खोल दिए हैं। वहां से फिर दूध पैक होकर दूर दूर के शहरों और कस्बों में जाता है। अच्छा, डेयरी एक आमदनी का जरिया है। और कुछ बनाने का काम, छोटी-मोटी फैक्ट्री जैसा कुछ? हाँ, लघु स्तरीय विनिर्माण भी होता है, पर ये शहरों के बड़ी फैक्ट्रियों जैसा नहीं होता। उत्पादन के तरीके बहुत सरल होते हैं। काम ज्यादातर घर पर ही किया जाता है या खेत में ही कर लिया और परिवार के लोग ही मिलकर कर लेते हैं। इसमें बाहर से मजदूर कम ही रखते हैं। गांव में 50 से भी कम लोग इस तरह के काम में लगे हैं। जैसे किताब में मिश्री लाल का उदाहरण है। उसने एक बिजली से चलने वाली गन्ना पेड़ने की मशीन खरीदी है। अच्छा, कोलू टाइप? हाँ, वो दूसरे किसानों से गन्ना खरीदता है, उससे गुड़ बनाता है और फिर उस गुड़ को शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है। इससे उसे थोड़ा मुनाफा हो जाता है। इसमें लागत कम लगती है और घर से ही काम हो जाता है। ठीक है, डेयरी हो गई, छोटा-मोटा विनिर्माण हो गया, दुकानें वगैरह भी होंगी गांव में? बिल्कुल, दुकानदारी भी एक काम है। गांव में कुछ व्यापारी हैं, मतलब दुकानदार, जो शहरों के थोक बाजारों से तरह तरह का सामान ले आते हैं और फिर गांव में बेचते हैं। छोटी किराना दुकानें हैं जहां चावल, गेहूं, चीनी, तेल, बिस्कुट, साबुन, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपी पेंसिल, मतलब रोजमर्रा की जरूरत का लगभग सब सामान मिल जाता है। कुछ परिवारों ने बस स्टैंड के पास छोटी दुकानें खोल ली हैं जहां खाने पीने की चीजें बिकती हैं। और परिवहन? आपने शुरू में बताया था कि सड़कें अच्छी हैं और खूब गाड़ियां चलती हैं, तो क्या ये भी एक काम है? हाँ, परिवहन, ट्रांसपोर्ट तो आजकल काफी तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र लग रहा है पालमपुर में। वो जो पालमपुर से रायगंज को जोड़ने वाली सड़क है, उस पर रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक चलाने वाले, यहाँ तक कि पारंपरिक बैलगाड़ी वाले भी मिल जाएंगे। ये लोग सामान भी ढोते हैं और लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और बदले में पैसा लेते हैं। इसका कोई उदाहरण है किताब में? हाँ, किशोर का उदाहरण बहुत अच्छा है। किशोर पहले खेतीहर मजदूर था। बहुत कम मजदूरी मिलती थी, गुजारा मुश्किल से होता था। फिर उसने सरकार के किसी कार्यक्रम के तहत सस्ता कर्ज लिया और उससे एक भैंस खरीद ली। अब वो भैंस का दूध बेचता है और उसने भैंस से जोड़ने के लिए लकड़ी की एक गाड़ी भी बना ली है, बोगी टाइप। उससे वो ढुलाई का काम भी करता है। कभी वो कुम्हार के लिए नदी से मिट्टी ला देता है, तो कभी गांव से गुड़ या कोई और सामान लादकर शाहपुर मंडी तक ले जाता है। महीने में कई दिन उसे ढुलाई का काम मिल जाता है। इससे उसकी आमदनी मजदूरी के मुकाबले काफी बढ़ गई है। यहाँ देखिए, भैंस उसकी क्या हुई, स्थायी पूंजी, और सस्ता कर्ज मिलने से उसे मदद मिली। अच्छी सड़कें भी उसके काम आ रही हैं। ये तो बढ़िया उदाहरण है कि कैसे गैर कृषि काम से आय बढ़ सकती है। एक और दिलचस्प उदाहरण दिया है किताब में, करीम का कंप्यूटर केंद्र। ये तो गांव के हिसाब से बिल्कुल नया काम लगता है। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। करीम ने गांव में ही एक कंप्यूटर क्लास शुरू की है। उसने देखा कि गांव के काफी छात्र पढ़ने के लिए पास के शाहपुर कस्बे के कॉलेज जाते हैं और कुछ छात्र वहीं कंप्यूटर क्लास भी जाते हैं। गांव में ही 2 महिलाएं थीं जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया हुआ था, पर उन्हें काम नहीं मिल रहा था। करीम ने सोचा कि क्यों ना इन्हें ही काम पर रखूं और गांव में ही सेंटर खोल दूं। उसने कुछ कंप्यूटर खरीदे और अपने घर के बाहर वाले कमरे में ही सेंटर खोल दिया और हाई स्कूल के छात्रों ने अच्छी संख्या में वहां आना भी शुरू कर दिया है। ये दिखाता है कि गांव के भी नई तरह की सेवाओं, नई स्किल्स की जरूरत और संभावना दोनों है। बिल्कुल। तो पालमपुर की इस पूरी कहानी को अगर हम समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं, खासकर हमारे उन श्रोताओं के लिए जो इसे अर्थव्यवस्था के नजरिए से या परीक्षा के नजरिए से समझ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि गांव की अर्थव्यवस्था में खेती का दबदबा है, लेकिन खेती की जो बुनियाद है, जमीन, वो सीमित है, वो बढ़ नहीं सकती। हाँ, कोई शक नहीं। लेकिन उसने पर्यावरण पर, मिट्टी पर, पानी पर दबाव भी डाला है और खेती की लागत भी बढ़ाई है। ठीक है। और असमानता? तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, संसाधनों का बंटवारा, चाहे वो जमीन हो या पूंजी, गांव में बहुत असमान है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है और बहुत सारे लोगों के पास या तो बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, और इससे अमीर और गरीब किसानों के बीच की खाई और चौड़ी होती जाती है। और श्रम के बारे में? चौथी बात, श्रम यानी काम करने वाले लोग गांव में ज्यादा हैं, काम कम है, इसलिए मजदूरी कम है
और लोगों को काम की तलाश में गांव से बाहर जाना पड़ता है, पलायन होता है। और पांचवी बात शायद गैर कृषि कामों के बारे में होगी। हाँ बिल्कुल। पांचवी बात ये कि गैर कृषि गतिविधियां जैसे हमने देखी डेयरी, दुकानदारी, छोटा मोटा बनाना, परिवहन या करीम की कंप्यूटर क्लास जैसी नई सेवाएं, ये अभी गांव की अर्थव्यवस्था का छोटा हिस्सा है, लेकिन इनमें ग्रामीण आय बढ़ाने, रोजगार पैदा करने और खेती पर जो अत्यधिक निर्भरता है उसे कम करने की काफी संभावना है। तो अगर इन गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ाना है तो क्या चाहिए? सिर्फ अच्छी सड़कें और बिजली पहुंचा देना काफी है? नहीं, बुनियादी ढांचा तो जरूरी है ही, उसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन सिर्फ उतना काफी नहीं है। जैसे मिश्री लाल को गुड़ बनाने का काम बढ़ाना है, या किशोर को अपनी ढुलाई के लिए शायद एक छोटा ट्रक लेना है, या करीम को और कंप्यूटर खरीदने हैं, तो इन जैसे लोगों को अपना काम शुरू करने या बढ़ाने के लिए आसानी से और कम ब्याज पर कर्ज मिलना चाहिए। सविता की तरह ऊंचे ब्याज पर कर्ज मिलेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? सही बात है, कर्ज तक आसान पहुंच जरूरी है। और उन्हें अपने उत्पाद या सेवा के लिए बाजार तक पहुंच चाहिए। मिश्रीलाल गुड़ बना तो ले, पर अगर उसे बेचने के लिए सही जगह और सही दाम ना मिले तो क्या फायदा? और करीम के उदाहरण से ये भी पता चलता है कि गांव के लोगों को नई चीजें सिखाना, उनका कौशल विकास करना और नई तकनीक जैसे आजकल इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ये सब भी गांव में नए अवसर पैदा कर सकते हैं। तो ये कहानी जो है पालमपुर की, ये यूपीएससी या पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो जटिलताएं हैं, कृषि संकट, असमानता, रोजगार, बुनियादी ढांचे का रोल, सरकारी नीतियां जैसे कर्ज योजना है या न्यूनतम मजदूरी, इन सब के असर को जमीनी हकीकत में दिखाती है। बिल्कुल। और कक्षा 9 के छात्रों के लिए ये उत्पादन के कारक या हरित क्रांति जैसे जो बुनियादी आर्थिक सिद्धांत हैं, उन्हें एक कहानी के जरिए, एक ठोस उदाहरण से समझने में मदद करती है। रटने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ बिल्कुल। पालमपुर सिर्फ एक काल्पनिक गांव की कहानी नहीं है, ये भारत के लाखों गांवों की जो तस्वीर है उसका एक खाका पेश करती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो अंत में यही सवाल शायद दिमाग में आता है कि पालमपुर जैसे गांवों को, जहां खेती पर इतना बोझ बढ़ रहा है, जमीन कम हो रही है, मजदूर ज्यादा हैं, उन्हें एक ज्यादा संतुलित, एक ज्यादा टिकाऊ रास्ते पर कैसे ले जाया जाए? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है और शायद भविष्य की राह इसी में है कि खेती के साथ साथ गैर कृषि क्षेत्र का विकास कैसे हो, लेकिन इसे हकीकत कैसे बनाया जाए। कैसे ये सुनिश्चित करें कि किशोर जैसे और लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिले और डाला जैसे मजदूरों की जिंदगी कुछ बेहतर हो सके। क्या सिर्फ बाजार की ताकतों पर छोड़ देना काफी है, या फिर सरकार को इसमें बड़ी भूमिका निभानी होगी? शिक्षा में, स्वास्थ्य में, लोगों का हुनर बढ़ाने में, सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने में और गांव-गांव तक अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने में। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।